गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ओबीजी और पीडियाट्रिक रिलेटेड मोस्ट एमसीक्यू सीरीज। तो आइए चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आपका पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा हो, तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज। किसके बारे में पूछा गया है? वजाइनल कैनाल के बारे में। Vaginal canal normally has the acid environment, alkaline environment, neutral environment या फिर environment difficult to determine। जो वजाइनल कैनाल होती है उसका जो उसका एनवायरमेंट कैसा होता है? एसिडिक, अल्कलाइन, न्यूट्रल या फिर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो एक बात समझ लीजिए, अगर 7 से लेस है तो वो कैसा मीडियम रहेगा? एसिडिक मीडियम रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों? एसिडिक। अगर 7 से ज्यादा बेस रहेगी तो वो मीडियम कैसा रहेगा? बेसिक मीडियम रहेगा। कौन सा रहेगा? बेसिक मीडियम। ये बात पता चल गई। तो चलिए वजाइना के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि वजाइना है क्या। तो पहले तो फोकस कीजिए, वजाइना है क्या? इट इज द फाइब्रोमस्क्यूलर ट्यूब है। कौन सी ट्यूब है? फाइब्रो मस्क्यूलर ट्यूब है। कौन सी ट्यूब है? फाइब्रो मस्क्यूलर ट्यूब है। कौन सी ट्यूब है? फाइब्रो मस्क्यूलर। वो काम क्या करती है? इट इज द जॉइंट, यानी कि जॉइंट करती है। किसको जॉइंट करती है? वल्वा टू सर्विक्स को जॉइंट करती है। किसके बीच में होती है? वल्वा टू सर्वाइस के बीच में, यानी कि वल्वा और सर्वाइस को जोड़ने का एक काम करती है। और पीएच कितनी रहती है वजाइना की? याद रखना बच्चों, पीएच ऑफ वजाइना 3.8 टू 4.5 रहती है। कितनी रहती है? 3.8 से लेके 4.5 रहती है। यानी कि मैंने अभी बताया, अगर 7 से कम रहेगी तो क्या रहेगी? एसिडिक। यानी कि इसका सीधा लॉजिक क्या रहेगा? इट इज द एसिडिक एनवायरमेंट। कौन से रहेगा? एसिडिक। और वो कब रहेगी? रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर रहेगी। कौन से अंदर? रिप्रोडक्टिव। तो पता चला। एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। अगर पीएच कितनी रहेगी? 7 से कम है तो ऑब्वियसली हम एसिडिक बोलेंगे। 7 से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? बेसिक बोलेंगे। वजाइना क्या है? इट इज द फाइब्रो मस्क्यूलर ट्यूब है। वो क्या करेगी? उसका मेन फंक्शन वो ज्वाइंट करेगी, यानी कि बीच में प्रेजेंट रहेगी। किसके में? वल्वा टू सर्विक्स के। पीएच कितनी रहती है वजाइना की? 3.8 से 4.5, यानी कि 7 से कम। यानी कि क्या बोल सकते हो उसका? एसिडिक एनवायरमेंट प्रेजेंट इनटू द रिप्रोडक्टिव लाइफ। चलिए अब आगे कंटिन्यू में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा और वजाइना के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब एसिडिक पीएच ऑफ वजाइना के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए, एसिडिक पीएच ऑफ वजाइना। ओके, तो उसमें क्या है? एसिडिक पीएच रहती है वजाइना की, उसका रीजन क्या? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोडरलिन बैसिली। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डोडरलिन बैसिलाई। अब आपको क्वेश्चन सीधा आता है कि जो वजाइना की पीएच रहती है वो एसिडिक रहती है, उसका रीजन क्या? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं बच्चों? डोडरलिन बैसिलाई, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? लैक्टोबैसिलाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैक्टोबैसिलाई बोला जा सकता है। नेक्स्ट, और उसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डोडरलाइन बैसिली? तो उसका फंक्शन क्या है? कन्वर्ट करता है किसको? ग्लाइकोजन को। कन्वर्ट कर देता है किसको? ग्लाइकोजन को। किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ईस्ट्रोजन। किसके इफेक्ट की वजह से? ईस्ट्रोजन की इफेक्ट की वजह से किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है इनटू द वजाइनल एपिथेलियम, यानी कि एपिथेलियम जो लेयर रहता है उसके में। नेक्स्ट, जो पीएच रहेगी वो न्यूट्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। और दूसरी बात, अल्कलाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अल्कलाइन हो जाएगी।
लेकिन कब? आफ्टर द मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज एंड टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन। जब भी टाइम ओव्यूलेशन का रहेगा या फिर मेनोपॉज का रहेगा, तब जो पीएच वो कैसी रह जाएगी? न्यूट्रल और अल्कलाइन हो जाएगी। तो पता चला ये वजाना के बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लिए, एक बार फिर से मैं पढ़ा लेता हूँ जैसे कि आपको नॉलेज उसका थोड़ा आ जाए। चलिए, तो पहले तो हम नॉर्मल बातें पढ़ा ली। एसिडिक कब बोलते हैं? जब 7 से कम है, तो 7 से ज्यादा हो तो क्या रहेगी? बेसिक रहेगी। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? रिप्रोडक्टिव लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। वजाइना क्या है? इट इज द फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। ये क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट रहती है? इट इज अ जॉइंट बिटवीन द वल्वा टू सर्विक्स। उसकी पीएच कितनी रहती है? 3.8 से लेके 4.5, यानी कि एसिडिक बोला जाता है उसे। क्यों? क्योंकि 7 से कम है इसलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते थे एसिडिक पीएच। अब एसिडिक पीएच के बारे में बात कर रहा है कि एसिडिक पीएच क्यों रहती है, उसकी रीजन क्या है? उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? डोरलिन बेसिलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, या फिर उसका दूसरा नाम क्या रहेगा? लैक्टोबैसिलाई। अब लैक्टोबैसिलाई क्या करता है? ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। किसकी प्रेजेंट में? ड्यू टू द एस्ट्रोजन इफेक्ट, यानी कि एस्ट्रोजन की इफेक्ट की वजह से ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में। पीएच न्यूट्रल हो जाती है और अल्कलाइन हो जाती है, लेकिन कब? आफ्टर द मेनोपॉज के बाद और फिर एट द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन के बाद। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। पीएच ऑफ द वजाइनल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अभी पढ़ा लिया है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, समटाइम एसिडिक और समटाइम बेसिक। नहीं, पीएच ऑफ द वजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसी रहती है? एसिडिक ही रहती है। कैसी रहेगी? एसिडिक ही रहेगी। कैसी रहेगी? एसिडिक रहेगी। तो विच इज द करेक्ट आंसर? उसका आंसर क्या रहेगा? pH of the vagina at the time of the pregnancy कैसे रहेगी? एसिडिक रहेगी। कैसे रहेगी स्टूडेंट? एसिडिक। चलिए, अब पहला जो एमसीक्यू था उसका आंसर भी एक बार देख लेते हैं। वजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज द एसिड एनवायरमेंट, अल्कलाइन एनवायरमेंट, न्यूट्रल या फिर एनवायरमेंट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? एसिड एनवायरमेंट। कौन सा आएगा? एसिड एनवायरमेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछा है ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस? रिट्रोवर्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्सेस, रिट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्सेस या फिर एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्सेस। तो उसके पहले हम देख लेते हैं यूट्रस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे कि हमें आइडिया आ जाए कि यूट्रस है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं यूट्रस के बारे में डिस्कशन करना। तो पहले यूट्रस क्या है? इट इज द नॉन प्रेग्नेंट वुमन यूट्रस शेप। पहले तो शेप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉन प्रेग्नेंट वुमन, नॉन प्रेग्नेंट वुमन रहती है जिसमें यूट्रस का शेप कैसा रहेगा? तो याद रखना बच्चों, पायरिफॉर्म रहेगा। कैसा रहेगा? पायरिफॉर्म। तो पहले नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जो भी यूट्रस का शेप रहेगा वो कैसा रहेगा? पायरिफॉर्म रहेगा। नेक्स्ट, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कब बात कर रहा हूं मैं? अगर 12th वीक की प्रेगनेंसी रह चुकी है तो उसका शेप कैसा रहेगा? ग्लोब्यूलर शेप रहेगा। सारी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और लास्ट वन इज द एट द टर्म, टर्म साइज में जब रहेगा तब जो यूट्रस का शेप रहेगा वो कैसा रहेगा? स्फेरिकल रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों? स्फेरिकल। तो आपको पता चल गया यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट वुमन में कैसा रहेगा? पायरिफॉर्म। अगर प्रेगनेंसी कंसीव की है 12 वीक में कैसा रहेगा? ग्लोब्यूलर शेप रहेगा। कौन सा शेप रहेगा? ग्लोब्यूलर। अगर टर्म साइज में कब कैसा रहेगा? तो याद रखना बच्चों, कैसा रहेगा? स्पेरिकल शेप रहेगा। कैसा रहेगा? स्पेरिकल शेप हो जाएगा। तो पता चला। चलिए अब थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा डीप में चले जाते हैं यूट्रस के बारे में, तो थोड़ा सा आपको पता चले जाएगा। अब पोजीशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन रहती है वो कैसी रहती है। पोजीशन ऑफ द यूट्रस इज नॉर्मल कि कैसी रहती है? मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी रहेगी? याद रखना बच्चों, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स। कैसी रहेगी? एंटीवर्टेड और कौन सी रहेगी? एंटीफ्लेक्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया अभी एमसीक्यू में मैंने पूछा, तो सही आंसर क्या रहेगा? एंटीवर्टेड एंड द एंटीफ्लेक्स्ड, इट इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस। एंटीफ्लेक्स का मीनिंग क्या वो भी मैं पढ़ा लेता हूँ।
एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ओएस, क्या रहेगा, एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ओएस। नेक्स्ट, 3 लेयर प्रेजेंट रहते यूट्रस के, कितने प्रेजेंट रहते, देर इज अ 3 लेयर्स ऑफ द यूट्रस आर प्रेजेंट। कौन कौन से बच्चों, पेरीमेट्रियम, पहला कौन सा आएगा, पेरीमेट्रियम, जो क्या है, आउटर, कैसा रहेगा, आउटर रहेगा। नेक्स्ट वन इज द मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम वो कैसा रहेगा, मिडल लेयर रहेगा, कैसा लेयर, मिडल लेयर। नेक्स्ट, उसमें क्या रहता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस रहता है, क्या रहता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस रहता है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस रहता है वो कौन सी कंडीशन, यानी कि कौन सी जगह पर, तो याद रखना बच्चों, मिडिल लेयर पे, कौन से लेयर में, मिडिल लेयर में। नेक्स्ट, थिकेस्ट लेयर रहेगा, सबसे जो थिकेस्ट लेयर है कौन सा रहेगा, मिडिल लेयर, यानी कि उसका नाम क्या रहेगा, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम कौन सा लेयर है, इट इज द थिकेस्ट। तो फिर से मैं पढ़ा लेता हूँ, यूट्रस की जो पोजीशन है वो कौन सी रहेगी, एंटी वर्टेड, और तो कौन सी रहेगी, एंटी फ्लेक्सड रहेगी। और व्हाट यू मीन बाय जो एंटी फ्लेक्सड है, तो क्या रहेगा, एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ओएस। 3 लेयर रहते हैं, कौन कौन से, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पहले 2 मैंने पढ़ा लिए। पेरीमेट्रियम कौन सा रहेगा, आउटर, मायोमेट्रियम कौन सा रहेगा, मिडिल, मिडिल में क्या रहेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। और नेक्स्ट वन इज द, वो कैसा लेयर है, थिकेस्ट लेयर होता है। अब चलिए डिस्कशन थोड़ा सा और कर लेते हैं कि मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस के बारे में, किसके बारे में, मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस के बारे में। चलिए कौन सा आएगा, मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस। अब चलिए मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस की बात कर लेते हो, तो मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस को क्या बोला जाता है, तो याद रखना, लिविंग लिगाचर के नाम से बोला जाता है। किसके बारे में, लिविंग लिगेचर के नाम से भी उसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लिविंग लिगेचर का मीनिंग क्या, उसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। बिकॉज फाइब्रस प्रेजेंट एज ए क्रिस क्रॉस, जो भी मिडिल लेयर के जो फाइब्रस रहते हैं वो प्रेजेंट कैसे होते हैं, तो याद रखना बच्चों, वो प्रेजेंट कैसे रहेंगे, एज द क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मीनिंग क्या, कोई भी जो आड़े तिरछे जो क्रॉस लाइन रहती है उसके हिसाब से रहेगी, यानी कि क्रिस क्रॉस के मार्फत में क्या रहेंगे, फाइब्रस प्रेजेंट रहेंगे। दैट्स व्हाई आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद, प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद क्या होता है बच्चों, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। जैसा ही कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस का, उसकी वजह से क्या होता है, दिस फाइबर हेल्प टू प्रिवेंट द पीपीएच। पीपीएच से बचने के लिए यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। और ये कौन करवाएगा, जो भी मिडिल लेयर में फाइब्रस प्रेजेंट रहते हैं, कौन से मैनर में रहेंगे, क्रिस क्रॉस मैनर में रहेंगे, उसकी वजह से पीपीएच होने की संभावना काफी कम हो जाएगी, यानी कि प्रिवेंट ही कर देगा। और लास्ट वन इज द, कौन सा आएगा, एंडोमेट्रियम। 3 लेयर आते हैं, पहले कौन सा था, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और अब लास्ट कौन सा आएगा, लास्ट वन इज द एंडोमेट्रियम। इनर मोस्ट लेयर है, कौन सा लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम। और इन प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम इज नॉन एज द डेसिडिया, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम उसका नाम क्या हो जाता है, डेसिडिया। क्या हो जाता है, डेसिडिया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। एंडोमेट्रियम इज द most inner layer of the uterus. At the time of the pregnancy, it's known as the decidua. Next one is the uterus का weight कितना रहेगा, 50 to 80 ग्राम रहेगा। कितना, 50 to 80 ग्राम। याद रखना बच्चों, कितना, 50 to 80 ग्राम रहेगा ऑन द नॉन प्रेग्नेंट। लेकिन किसकी बात कर रहा हूँ, नॉन प्रेग्नेंट सिचुएशन में। और नेक्स्ट वन इज द वेट ऑफ द 900 जो 1000 ग्राम, वो कौन से सिचुएशन में रहेगा, प्रेगनेंसी स्टेट में रहेगा। नॉन प्रेग्नेंट सिचुएशन
और सेकंड वन इज द प्रेगनेंसी सिचुएशन। तो जो नॉन प्रेग्नेंट में कैसा रहेगा 50 से 80, और प्रेगनेंसी में क्या रहेगा 900 टू 1100 रहेगा। और जो पैल्विक ऑर्गन रहेगा, जो नॉन प्रेग्नेंट सिचुएशन है उसमें जो रहेगा वो कैसा ऑर्गन रहेगा, पैल्विक ऑर्गन में प्रेजेंट रहेगा यूट्रस। और जो प्रेगनेंसी के सिचुएशन में वो कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट रहेगा, एब्डोमिनल में। कौन से, एब्डोमिनल में। तो पता चला, मैंने पूरा डिस्कशन कर लिया यूट्रस के बारे में, थोड़ा सा फिर से डिस्कशन कर लेते। यूट्रस क्या है, तो फिर नॉन प्रेग्नेंट वुमन में कैसा रहेगा, पायरिफॉर्म रहेगा। 12 वीक में कैसा शेप रहेगा, ग्लोब्यूलर शेप रहेगा। टर्म में कैसा रहेगा, स्पेरिकल रहेगा। पोजीशन कैसी रहेगी, नॉर्मली एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स रहेगी एट द लेवल ऑफ द इंटरनल लेयर्स। 3 लेयर रहेगी, कौन कौन से, पेरीमेट्रियम सबसे आउटर है, मायोमेट्रियम मिडल है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और वो थिकेस्ट लेयर है। नेक्स्ट वन इज द कौन सा आएगा, मिडल लेयर। मिडल लेयर को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, लिविंग लिगेचर के नाम के। क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, फाइब्रस प्रेजेंट रहेगी। कैसे में मात्रा में प्रेजेंट रहेगी, क्रिस क्रॉस यानी कि आड़ी तिरछे के मार्फत रहते हैं। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रहता है यूट्रस का, उसकी वजह से क्या हो नहीं सकता, प्रिवेंशन ऑफ द पीपीएच। लास्ट वन इज द एंडोमेट्रियम। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रेगनेंसी, sorry, innermost layer of the uterus, and at the time of the pregnancy endometrium is the known as the, क्या बोला जाता है उसे, डेसिडिया। ये आंसर आएगा, याद रखना। लास्ट वन इज द, जो नॉन प्रेग्नेंट सिचुएशन है, यूट्रस कहाँ पर रहता है, पेल्विक ऑर्गन में। उसका वेट कितना रहेगा, 50 से लेके 80 ग्राम। और प्रेग्नेंट सिचुएशन में कहाँ रहेगा, यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन में, और उसका वेट कितना रहेगा, 900 से 1000 ग्राम रहेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए यूट्रस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यूट्रस विद द डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड। अब यूट्रस के जो डिफिकल्टी रहती है वो डिफरेंस नाम रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। तो वन बाय वन हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूट्रस के जो एब्नॉर्मलिटी है। चलिए यूट्रस क्या है, पहले तो वो आपको पता ही है, यूट्रस इज द मेजर ऑर्गन। क्या है, यूट्रस इज द मेजर ऑर्गन। क्या है, यूट्रस इज द मेजर ऑर्गन प्रेजेंट इन द वुमन टू हेल्प इन ग्रोथ ऑफ फिटस। जो फिटस के ग्रोथ है उसको डेवलप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, यूट्रस। एक बार मैं एमसीक्यू वो जो मैंने सॉल्व कर, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल पोजीशन। अब उसका आंसर आपको पता चल गया होगा, कौन सा रहेगा, एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स। याद रखना, मैंने सॉल्यूशन तो पढ़ा लिया लेकिन उसका सही आंसर करेक्ट नहीं किया, तो आप बोलोगे सर उसका सही आंसर क्या था, पता नहीं चला। तो याद रखना बच्चों। चलिए अब आगे आ जाते हैं। यूट्रस विद द डिप्रेशन एट द फंडस, उसका दूसरा नाम क्या है, यानी कि उसे क्या बोला जाता है। तो पहले तो एर्क्यूएट यूट्रस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा, एर्क्यूएट यूट्रस। अब एर्क्यूएट यूट्रस का मीनिंग क्या, इट इज कैन लीड टू द प्रीटर्म डिलीवरी। अगर ऐसा यूट्रस रहेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रीटर्म डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। एट द 37 वीक, यानी कि वीक तो याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली अकर्स, ये क्यों होता है, ड्यू टू द मुलेरियन डक्ट। किसकी बात कर रहा हूं, ड्यू टू द मुलेरियन डक्ट की एबनॉर्मलिटी की वजह से। किसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से, एबनॉर्मलिटी ड्यू टू द मुलेरियन डक्ट की जो एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो यूट्रस की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, और उसमें भी कौन सी स्पेसिफिक, एर्क्यूएट यूट्रस। उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, प्रीटर्म डिलीवरी देखने को मिलेगी। और उसमें नॉर्मली क्या रहता है वो डिस्कशन कर लेते हैं। फेलियर ऑफ दिस डक्ट्स कॉज द यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज, देख लेते हैं। ओके क्या बोला, फेलियर टू एक मिनट, फेलियर टू दिस डक्ट, कौन से डक्ट, मैंने अभी पढ़ाई, मुलेरियन डक्ट। फेलियर ऑफ दिस डक्ट कॉज द
यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज। अब देख लेते हैं वन बाय वन सारी एब्नॉर्मलिटीज हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो बाइकॉर्निएट। बाइकॉर्निएट, अब बाइकॉर्निएट में क्या आएगा स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। पहला, ए हार्ट शेप्ड अपीयरेंस। कौन सा शेप रहेगा, हार्ट शेप्ड अपीयरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, यूट्राइस डिडलेफाइस। सेकंड कौन सा रहेगा, यूट्रस डिडलेफाइस। यूट्रस डिडलेफाइस में क्या हो रहा है, इंडिविजुअल विद द यूट्रस। क्या रहेगा, इंडिविजुअल विद द यूट्रस। इंडिविजुअल विद द टू यूट्रस, ऐसा शेप देखने को मिलेगा विद द टू यूट्रस। नेक्स्ट वन इज द सेप्टेड यूट्रस। मैं आगे इमेज में दिखाता हूं आपको, पहले एक बार समझ लीजिए। सेप्टेड यूट्रस में क्या रहेगा, नॉर्मल यूट्रस विद द ए वॉल। उसमें यूट्रस तो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल यूट्रस विथ वेट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको इजी रहे। ओके कोई बात नहीं, चलेगा। सेप्टेड यूट्रस क्या रहेगा, तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, नॉर्मल यूट्रस विथ है, नॉर्मल यूट्रस विथ है वॉल ऑफ टिश्यू, वॉल ऑफ टिश्यू क्रिएटिंग द टू कैविटीज। क्या कर देती है, क्रिएटिंग द टू कैविटीज, यानी कि टू कैविटीज बढ़ जाती है। तो पता चला बाइकॉर्निएट क्या रहेगा, उसमें हार्ट शेप्ड यूट्रस रहेगा। यूट्रस डिडलीफाइस में क्या रहेगा, इंडिविजुअल विद द टू यूट्रस प्रेजेंट रहेगा। सेप्टेड यूट्रस में क्या रहेगा, नॉर्मल यूट्रस रहेगा लेकिन विथ वॉल ऑफ द टिश्यू क्रिएटिंग द टू कैविटीज, यानी कि दो कैविटी बढ़ जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए एक बार, मैं इसमें इमेज में दिखाया गया है मैंने उसमें, ये देख लीजिए, इट इज द नॉर्मल, दिख रहा है आपको, ये कैसा है, नॉर्मल यूट्रस। ये देखिए डिडलीफाइस यानी कि टू यूट्रस जैसा दिख रहा है, ये एक या दो। नेक्स्ट एक्यूएट, एक्यूएट में देखिए एकदम डिप्रेस पार्ट रहता है यूट्रस का, ये देखो एकदम कैसा पार्ट रहेगा, डिप्रेस पार्ट रहेगा। तो पता चला इट इज द नॉर्मली प्रेजेंट जो रहते हैं ना, उससे क्या बोलते हैं, यूट्रस की एब्नॉर्मलिटी। ये देखिए यूनिकॉर्निएट, यूनिकॉर्निएट में वन पार्ट तो दिख ही नहीं रहेगा, डैमेज जैसा लिख रहा है। बायकॉर्निएट यानी कि दो साइड जो हार्ट शेप्ड रहता है ना, बायकॉर्निएट याद रखना, हार्ट शेप्ड। नेक्स्ट सेप्टेड, अब सेप्टेड के बारे में मैंने अभी बताया, उसमें क्या देखने को मिलेगा, टू कैविटीज देखने को मिलेगी। ये देखिए एक कैविटी यहाँ पर से आती है और दूसरी कैविटी यहाँ से आती है। तो दिस इज एब्नॉर्मलिटी ऑफ द यूट्रस, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कशन कर लिया है। चलिए फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। मैंने अभी पढ़ा है, तो थिकेस्ट लेयर रहेगा वो कौन सा रहेगा बच्चों, याद रहेगा ना आपको, कौन सा आएगा बच्चों, मायोमेट्रियम, विच इज द करेक्ट आंसर, मायोमेट्रियम। चलिए फोर्थ का जो एमसीक्यू था उसका आंसर भी देख लेते हैं। यूट्रस विद द डिप्रेशन एट द फंडस, तो उसका सही आंसर कौन सा आएगा, आर्क्यूएट यूट्रस। कौन सा आएगा, आर्क्यूएट यूट्रस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, यूट्राइन पेसमेकर, जो यूट्राइन पेसमेकर रहेगा वो कहां पर सिचुएटेड रहेगा, कॉर्निया ऑफ यूट्रस, सर्विक्स में, इस्थमस में, या फिर बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो सही आंसर कौन सा आएगा, कॉर्निया ऑफ द यूट्रस। कौन सा आएगा बच्चों, कॉर्निया ऑफ द यूट्रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज द नॉन एज, जो एंडोमेट्रियम है वो प्रेगनेंसी में क्या बोला जाता है, व्हाट इज द अनदर नेम, तो कौन सा आएगा, डेसिडिया। सीधा आंसर है। सर्विक्स डेवलप्स फ्रॉम, मैंने अभी बताया था सर्विक्स डेवलप्स कहां से होता है, तो याद रखना वॉल्फिन डक्ट, मेसोनेफ्रॉन, मुलेरियन डक्ट या फिर मेटानेफ्रॉन। सही आंसर कौन सा आएगा, मुलेरियन डक्ट। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स की लेंथ कितनी रहेगी, तो याद रखना बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। कौन सी रहेगी, 2.5 सेंटीमीटर रहेगी। चलिए नेक्स्ट, फैलोपियन ट्यूब। चलिए फिर अब डिस्कशन कर लेते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। नया टॉपिक है, मैंने वजाइना पढ़ा लिया, यूट्रस भी पढ़ा लिया बच्चों,
नाउ वी डिस्कस अबाउट द फैलोपियन ट्यूब। चलिए फैलोपियन ट्यूब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन डीप में चले जाते हैं तो आपको क्या पता चल जाएगा फैलोपियन ट्यूब है क्या। तो पहले तो फैलोपियन ट्यूब है क्या, इट इज द पेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर। दूसरी बात मैं बता दूं उसका मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर रहेगा, 10 सेंटीमीटर। इच ट्यूब हैज गॉट 2 ओपनिंग। कितनी ओपनिंग रहेगी, 2 ओपनिंग रहेगी। कितनी ओपनिंग रहेगी बच्चों, 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट रहेगी। One is the uterine opening and the second one is the pelvic opening. One is the uterine opening और the second one is the कौन सी opening रहेगी, pelvic opening. So there is a two opening. फिर से बता दे रहा हूँ, fallopian tube is the paired structure. Its measurement is the 10 centimeter. There is a present two opening. How many? Two opening present रहेगी. One is the uterine opening and the second one is the pelvic opening. Next one is the म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। क्या रहता है, जो फैलोपियन ट्यूब में जो कवरिंग लेयर वो कौन सा रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर रहेगा। कौन से मेम्ब्रेन में, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर रहेगा। नेक्स्ट, जो भी ये म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी किसके लाइन रहेगा, यानी कि उसके ऊपर लाइन जो रहेगी वो कौन से एपिथेलियल सेल की या फिर कॉल्यूमर सेल की रहेगी। तो देयर इज अ 3। तो कौन कौन से आएंगे तो देख लेना। पहला डिस्कशन कर लेते हैं, कॉल्यूमनर। कौन सा आएगा बच्चों, कॉल्यूमनर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। कॉल्यूमनर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। दूसरी बात कर लेते हैं तो सिक्रेटरी कॉल्यूमर सेल। दूसरे कौन सा आएगा, सिक्रेटरी कॉल्यूमनर सेल। और लास्ट वन इज तो कौन सा आएगा, पैग सेल। कौन सा आएगा, पैग सेल। तो फर्स्ट वन इज द columnar ciliated epithelial cell, second one is the secretory columnar cell और थर्ड वन इज द वो लास्ट कौन सा आएगा, पैग सेल। तो फिर से बताता हूँ, फैलोपियन ट्यूब पेयर स्ट्रक्चर है, 10 सेंटीमीटर, 2 ओपनिंग, यूट्राइन एंड पेल्विक ओपनिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन इज कवरिंग लाइन विद द 3, which one is the columnar ciliated and the epithelial cell, secretory columnar cell और लास्ट वन इज द कौन सा आएगा, पैग सेल रहेगा। कौन सा रहेगा, पैग सेल। तो चलिए और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में, क्योंकि थोड़ा डीप में जाएंगे तो ही सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। चलिए, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या रहेगा, याद रखना, ओविडक्ट या फिर साल्पिंजस। याद रखना, ओविडक्ट भी बोला जाता है या फिर साल्पिंजस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साल्पिंजस भी बोला जाता है। नेक्स्ट, इसका क्या यानी कि कहां प्रेजेंट रहेगा, तो याद रखना बच्चों, ओवरी को यूट्रस के साथ, किसको, ओवरी को किसके साथ ज्वाइंट रखता है, यूट्रस के साथ जो ज्वाइंट करने का काम करता है वो उसका नाम क्या रहेगा, फैलोपियन ट्यूब। उसका फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। याद रखना, क्या करेगा, ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर करेगा, ओवम, ओवम को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम, कहां से, ओवरी से लेके यूट्रस तक। ये उसका मेन फंक्शन है। जो भी ओवम है उसे कहां पर ट्रांसफर करेगा, ओवरी से लेके कहां पर छोड़ देगा, यूट्रस, यानी कि वहां पर इम्प्लांट होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि ओवरी को, ओवरी से लेके कहां पर ले जाता है, यूट्रस तक ले जाता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इसमें होती है, ओवरी यानी कि फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस रहती है वहां पर फैलोपियन ट्यूब करता है। मैं लेंथ 10 सेंटीमीटर मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम द यूट्रस टू ओवरी, ये याद रखना, यूट्रस से लेके जाने के बाद ओवरी तक जो फैलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स है उसके नाम बताइए। तो फर्स्ट वन इज द इंटरस्टिशियल, सेकंड वन इज द isthmus, थर्ड वन इज द एम्प्यूला और लास्ट वन इज द इनफंडिबुलम। ओके, यूट्रस से लेके ओवरी तक का जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, तो उसका जो पार्ट्स के नाम कौन से आएंगे, इंटरस्टिशियल, isthmus, एम्प्यूला और द लास्ट वन इज तो कौन सा आएगा,
इनफंडिबुलम। तो चलिए आइए डिस्कशन कर लेते हैं उसके सारे जो पार्ट्स के नाम है, वन बाय वन हमें पता होने चाहिए। तो फर्स्ट वन इज द इंटरस्टिशियल पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। किसके? इंटरस्टिशियल। अब चलिए इंटरस्टिशियल, इट इज द इंट्राम्यूरल पार्ट, यानी कि सबसे इनर पार्ट है। 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा। कितना? 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा और 1 mm डायमीटर रहेगा और सबसे नैरोइंग पार्ट रहेगा। याद रखना बच्चों, सबसे जो फैलोपियन ट्यूब का जो नैरोइंग पार्ट है उसका नाम बताइए। तो पूछा जाए तो एग्जाम में याद रखना कौन सा आएगा? इंटरस्टिशियल। सेकंड, इस्थमस की बात बार बार, इस्थमस के बारे में बात कर ले तो इस्थमस का जो है वो कितना रहेगा? 3 to 4 सेंटीमीटर। कितना रहेगा? 3 to 4 सेंटीमीटर। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द ट्यूबेक्टोमी, इट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द ट्यूबेक्टोमी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द ट्यूबेक्टोमी इन द फैलोपियन ट्यूब, तो कहां पर रहेगी? एट द पार्ट ऑफ द इस्थमस। नेक्स्ट वन इज द एम्पुला। अब एम्पुला के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एम्पुला कितनी रहेगी? तो याद रखना बच्चों 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगी। कैसे रहेगी? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। दो क्वेश्चन मैंने पढ़ा लिया। नैरोइंग पार्ट कौन सा रहेगा? इंटरस्टिशियल। और लार्जेस्ट पार्ट कौन सा रहेगा? एम्पुला। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब वेयर द फर्टिलाइजेशन अकर। और यहां पर ही क्या अकर होता है? फर्टिलाइजेशन अकर होता है। तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब? तो याद रखना बच्चों एम्पुला पार्ट। कौन से पार्ट में रहता है? एम्पुला के पार्ट में। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूछा तो वो भी कहां पर रहेगी? एम्पुला पार्ट में रहेगी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, इनफंडिबुलम। लास्ट पार्ट कौन सा रहेगा? इनफंडिबुलम। अब इनफंडिबुलम क्या है? इट इज द एंड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इट इज द एंड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब अटैच विद द ओवरी। किसके साथ अटैच रहता है? ओवरी के साथ बच्चों अटैच रहेगा। विद द हेल्प, किसकी हेल्प की? तो याद रखना विद द हेल्प ऑफ द फिम्ब्राई। तो मैंने ये सारे पार्ट्स पढ़ा लिए। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स रहेंगे? फर्स्ट वन इज द इंटरस्टिशियल। इट इज द मोस्ट नैरोइंग पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सेकंड वन इज द कौन सा रहेगा? इस्थमस। इस्थमस में ये एक बात याद रखना, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द ट्यूबेक्टोमी कहां पर रहेगी? इस्थमस में रहेगी। एम्पुला 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। फर्टिलाइजेशन इस पार्ट में ही रहता है। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो कहां पर रहेगी? एम्पुला पार्ट। इनफंडिबुलम के बारे में हम डिस्कशन की। इट इज द एंड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अटैच किसके साथ रहेगा? ओवरी के साथ विद द फिम्ब्राई, यानी कि साथ में क्या रहेगा? फिम्ब्राई रहेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके पहले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, वो उसका आंसर बता देता हूं। फैलोपियन ट्यूब इज द लाइन बाय द, कौन से आएंगे बच्चों? आपको पता चला कॉल्यूमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड या फिर जर्मिनल। मैंने अभी पढ़ाया था, अगर आपको आंसर बताया तो प्लीज बताइए कौन सा आएगा? कॉल्यूमनर है, दूसरा कौन सा आएगा? स्ट्रेटिफाई है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? तो याद रखना बच्चों सिलिएटेड एपिथेलियम इज द करेक्टेड आंसर। चलिए फटाफट से फैलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं वो उसका सेशन स्टार्ट करते हैं। पैक सेल मैंने अभी पढ़ाया था। पैक सेल कहां पर थे बच्चों? अभी पढ़ाया था। 3 सेल के बारे में मैंने डिस्कशन की। कौन कौन से थे? तो याद रखना कॉल्यूमनर, सिलिएटेड, सेकंड वन इज द सेक्रेटरी और लास्ट वन इज द पैक सेल। तो पैक सेल कहां पर प्रेजेंट रहेंगे? ऑब्वियसली फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर रहेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब मैंने अभी पढ़ाया। नैरोएस्ट पार्ट कौन सा रहेगा? इंटरस्टिशियल। द फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब का एक ही फंक्शन रहता है, वो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, यानी कि अकरेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। और जो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट कहां पर? एम्पुला में।
फर्टिलाइजेशन अगर कहाँ पर रहेगा, एम्पुला में। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द ट्यूबेक्टोमी कहाँ पर रहेगा, इस्थमस। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा रहेगा, एम्पुला में। नैरोएस्ट पार्ट कौन सा रहेगा, इंटरस्टिशियल। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। क्या पूछा गया एग्जाम में, एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम मैंने अभी पढ़ाया था साल्पिंगस, तो उसके हिसाब से क्या आएगा, साल्पिंगोग्राफी रहेगा। कौन सा आएगा, साल्पिंगोग्राफी। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप, कौन से पार्ट के अंदर जो फीमेल बॉडी के जाइगोट डेवलप होते हैं, वजाइना में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, या फिर यूट्रस में। तो विच इज द करेक्ट आंसर, तो याद रखना फैलोपियन ट्यूब में रहेंगे। कहां पर रहेंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहेंगे। चलिए अब आगे डिस्कशन कर देते हैं। विच स्टेटमेंट इज द नॉट ट्रू अबाउट द ओवरीज। अब थोड़ा सा डिस्कशन किसके बारे में कर रहे हैं, ओवरीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि विच स्टेटमेंट इज द नॉट ट्रू अबाउट द ओवरी। तो ओवरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। ओवरी कितनी होती है, तो याद रखना बच्चों, ओवरी कितनी रहती है, मेनली 2 रहती है। उसका जो शेप रहता है वो कैसा रहेगा, ओवल शेप रहेगा। कैसा शेप रहेगा, ओवल शेप रहेगा। नेक्स्ट, उसका फंक्शन क्या रहेगा, टू रिलीज द ओवम। प्राइमरी फंक्शन होगा वो क्या करेगा, रिलीज क्या करेगा, ओवम को रिलीज करेगा। और सेकेंडरी क्या करेगा, रिलीज द हार्मोन। दो फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। There is a two function is the ovaries. First one is the ovum and the second primary function release the ovum. Secondary function कौन सा रहेगा, release the hormone. कौन से hormone, estrogen and the progesterone. और दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है, inflammation of the ovary को क्या बोला जाता है, oophoritis। क्या बोला जाता है, oophoritis के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, which statement is the not true about the ovaries? 2 नंबर यस होती है। सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन इन द इंपोर्टेंट फंक्शन, यस एस्ट्रोजन करती है। सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन नहीं, ये तो मेल में आते हैं। और सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, इट्स अ करेक्ट आंसर। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इज द आल्सो इंपोर्टेंट फंक्शन, वो उसका फंक्शन नहीं है। तो ओवरी के बारे में फिर से डिस्कशन कर लेता हूँ बच्चों। कितनी होती है, 2 रहती है। सेकंड वन इज द ओ, क्या फंक्शन होता है, तो उसका फंक्शन याद होना चाहिए। उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, रिलीज द ओवम। दूसरा क्या रहेगा, सेकेंडरी फंक्शन रिलीज द हार्मोन। कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। ओवराइटिस का मीनिंग क्या रहेगा, इंफ्लेमेशन ऑफ द ओवरी। फर्टिलाइजेशन ऑफ द 2 ओवा रिलीज इनटू द डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टिलाइजेशन ऑफ द 2 ओवा रिलीज हुआ है तो उसका नाम बताइए, व्हाट इज द अनदर नेम। तो याद रखना उसका सही आंसर कौन रहेगा, सुपर फैटेशन। कौन सा आएगा, सुपर फैटेशन आएगा। विच इज द करेक्ट आंसर, सुपर फैटेशन। चलिए नेक्स्ट वन इज द ओव्यूलेशन। ये तो आपको सबको पता ही है, फर्स्ट ईयर से पढ़ते ही आ रहे हो। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओव्यूलेशन इज द डिफाइंस एज द रप्चर ऑफ द ग्राफिकल फॉलिकल्स। क्या होगा, रप्चर ऑफ द ग्राफिकल फॉलिकल के होने की वजह से ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा। टर्म्स मिटल स्टेज में, ये याद रखना, टर्म्स कौन सी आ रही है, मिटल स्टेज में रिफर्स टू वेरिंग डिग्री ऑफ द एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। तो ये आंसर है, वेरिंग डिग्री ऑफ द एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। अगर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन तो उसे क्या बोलते हैं, किस टर्म से जाना जाता है, याद रखना बच्चों, मिटल स्कैम्स के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाई कॉन्सेंट्रेशन, किसके कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक ही होता है, क्या होता है, इट्स कॉज द ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, इट कॉज द, मेनली क्या होता है, ओव्यूलेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। किसकी कंडीशन देखने को मिलेगी, ओव्यूलेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। आई होप आज के लेक्चर में ओबीजी के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको बहुत मजा आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने शुरू से स्टार्ट किया है, ये बच्चों आपको ध्यान रखना। ये जो ओबीजी के एमसीक्यू मैंने शुरुआत के स्टार्ट की, यानी कि ये शुरुआत, ये नॉर्मली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैं धीरे धीरे सारे लेक्चर पढ़ाऊंगा। प्लीज आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, तो क्या मुझे एक थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे, तो मैं ऐसे वीडियो डेली के डेली अपलोड करता रहूँ। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ द इंडियन पीडियाट्रिक। इसमें एक बात याद रखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडियन पीडियाट्रिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंडियन पीडियाट्रिक। अगर ऐसा ही पूछा कि हु इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक तो कौन सा आएगा, अब्राहम जैकब।
ओके, आपको पता ही है। लेकिन हु इज द फादर ऑफ द इंडियन पीडियाट्रिक, तो याद रखना इंडियन पीडियाट्रिक के नाम से किसको जाना जाता है, जॉर्ज कोहेलो को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, जॉर्ज कोहेलो को। तो ये बात आपको माइंड में फिट रखनी है कि हु इज द फादर ऑफ द इंडियन पीडियाट्रिक। चलिए नेक्स्ट, इट्स अ सिंपल आंसर, आप सबको पता ही होगा। नेशनल चिल्ड्रन डे, कौन सा डे, नेशनल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कब करेंगे, 14 नवंबर को करेंगे। कब करेंगे, 14 नवंबर। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग का क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म केयर, बेसिक केयर, कंटिन्यूस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ द होल चाइल्ड एंड द टर्मिनली इल केयर ऑफ द चाइल्ड। तो सही आंसर क्या रहेगा, कंटिन्यूस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ द होल चाइल्ड। होल चाइल्ड क्यों, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड में चाइल्ड है उसको कंटिन्यूस केयर करना है। इसमें शॉर्ट टर्म आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म दूसरे ऑप्शन को भी डिपेंड करता है कि दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है। बेसिक केयर भी देंगे, टर्मिनली इल केयर भी देंगे, लेकिन उसमें क्या है, कंटिन्यूस एंड प्रिवेंटिव केयर देना है होल चाइल्ड को। इट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई भी बच्चा छूट नहीं जाना चाहिए, उसका मेन फंक्शन यही रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते, करंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं करता हूँ। चलिए कर लेते कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, देख लेते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। करंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द पीडियाट्रिक एकेडमिक, उसको आपको पता ही है, आपने पीडियाट्रिक के बारे में पढ़ा ही होगा। एकेडेमिक, वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। एकेडेमिक का मीनिंग क्या, एडवोकेट फॉर द चाइल्ड एंड फैमिली, एडवोकेट फॉर द चाइल्ड एंड फैमिली। सी के बारे में क्या आएगा, कम्युनिकेट विद द चाइल्ड, क्या करोगे आप, कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ, चाइल्ड के साथ। ए का मीनिंग क्या रहेगा, एक्टिवेट द चिल्ड्रन एक्टिविटी, एक्टिवेट द चिल्ड्रन एक्टिविटी। डी का मीनिंग क्या रहेगा, डिसएमिनेट इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे, डिसएमिनेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ, जो भी बच्चे की हेल्थ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ई के बारे में क्या, एजुकेट द पब्लिक अबाउट द चाइल्ड हेल्थ, एजुकेट करेंगे किसको, पब्लिक को, किसके रिगार्डिंग, चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग। एम का मीनिंग क्या रहेगा, मोटिवेट पीपल, पीपल को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट पीपल अबाउट द चाइल्ड हेल्थ या फिर चाइल्ड केयर। चलिए आई के बारे में, इन्वेस्टिगेट द अवेलेबल रिसोर्सेज, इन्वेस्टिगेट अवेलेबल रिसोर्सेज। और सी के मीनिंग क्या रहेगा, कोलैबोरेट केयर, कौन सा रहेगा, कोलैबोरेट केयर। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कौन सा रहेगा, तो एकेडमिक, एडवोकेट चाइल्ड एंड द फैमिली, कम्युनिकेट, सी का मीनिंग क्या रहेगा, कम्युनिकेट विद द चाइल्ड, एक्टिवेट द चिल्ड्रंस एक्टिविटी, डी का मीनिंग डिसएमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ, ई का मीनिंग एजुकेटेड द पब्लिक अबाउट द चाइल्ड हेल्थ, एम का मीनिंग मोटिवेट पीपल अबाउट द, क्या आएगा, पार्टिसिपेट इनटू द चाइल्ड केयर, आई का मीनिंग क्या रहेगा, इन्वेस्टिगेट अवेलेबल रिसोर्सेज, और सी का मीनिंग क्या रहेगा, कोलैबोरेट केयर आएगा। चलिए पता चला, मॉडर्न कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों। नेक्स्ट, विच इज द बेसिक राइट ऑफ द चाइल्ड, आपको सबको पता ही होगा ये आंसर, क्योंकि आंसर अगर नहीं आता तो पीडियाट्रिक को आपने पढ़ा ही नहीं होगा। 10 राइट्स आएगा, कौन सा आएगा, 10 राइट्स। व्हेन वाज द चिल्ड्रन एक्ट एस्टैब्लिश, कब हुआ, इनटू द इंडिया टू प्रोवाइड द केयर, मेंटेनेंस, वेलफेयर, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड। तो विच इज द करेक्ट आंसर, आपको आंसर पता ही होगा, 1960 में होगा। कब हुआ, सॉरी कब हुआ था, 1960 के अंदर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एस्टैब्लिश इनटू द केयर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन इनटू द, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो कब डिक्लेयर हुआ, तो याद रखना बच्चों 2000 में डिक्लेयर हुआ था। कब हुआ था, 2000 में। जो चाइल्ड एक्ट था वो कब डिक्लेयर हुआ था, 1960 में।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो कब डिक्लेयर हुआ था? 2000 के साल में डिक्लेयर हुआ था। कब हुआ था? 2000 के साल। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, एडॉप्ट किया था नेशनल पॉलिसी को। किसको एडॉप्ट किया था? नेशनल पॉलिसी को। कब किया था? अगस्त 1974, सितंबर 1972, जनवरी 1980 या फिर दिसंबर 1978? तो विच इज द करेक्ट आंसर? तो याद रखना बच्चों, अगस्त 1974 में जो भी नेशनल पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी, कब हुई थी? 1974 के अंदर क्या डिक्लेयर हुई थी? नेशनल पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी। क्या डिक्लेयर हुई थी? नेशनल पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी। फुल फॉर्म ऑफ द आईसीडीएस, जो आईसीडीएस का फुल फॉर्म है क्या रहेगा? याद रखना, इजीली आंसर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। क्या रहेगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के नाम से जाना जाता है। क्या रहेगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक है किसके ऊपर? पीडियाट्रिक के ऊपर। वॉज इटालियन 1472 यानी कि 1472 में बाय बैगलेडर्स। किसके बारे में? बाय बैगलेडर्स में। तो किस पे लिखी थी? बुक ऑफ द चिल्ड्रन, नोट्स ऑफ नर्सिंग, लिटिल बुक ऑफ द डिसीज इन द चिल्ड्रन। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? लिटिल बुक ऑन द डिसीज इन द चिल्ड्रन। फुल फॉर्म ऑफ द यूनिसेफ, इट्स अ इजी आंसर। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना बच्चों, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड रहेगा। क्या रहेगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड रहेगा। क्या रहेगा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड रहेगा। ओके, यूनाइटेड नेशन रहेगा, नेशनल नहीं आएगा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसमें ऑप्शन बी भी करेक्ट है, मैंने मिस्टेक से कर दिया, तो ये दोनों आंसर सही रहेंगे। तो फुल फॉर्म ऑफ द यूनिसेफ कौन सा रहेगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। चलिए नेक्स्ट, इनफंट मोर्टालिटी रेट के बारे में बात की है। इनफंट मोर्टालिटी रेट अकॉर्डिंग टू द 2014 एसआरएस यानी कि सैंपल रजिस्टर सिस्टम के मुताबिक कौन सा रहेगा? तो विच इज द करेक्ट आंसर? उसका आंसर भी सीधा सा मैं बता ही देता हूँ, कौन सा रहेगा? 39/1000 लाइव बर्थ। कौन सा आएगा? 39/1000 लाइव बर्थ। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल यानी कि BFHI यानी कि 10 स्टेप आते हैं ना BFHI के, वो कब लॉन्च हुआ था? 1990 में, 1992 में, 1994 में या फिर 1996 में? विच इज द करेक्ट आंसर? 1992। कब हुआ था लॉन्च? 1992 में लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट, अ वेरी लो बर्थ वेट बेबी। आंसर इजी है, लेकिन ऑप्शन में देखिए बच्चों, वही तो हम दिक्कत खा जाते हैं। पाउंड्स में दिया है 4 पाउंड, 3 पाउंड, 2 पाउंड, 6 पाउंड। क्या होगा उसका आंसर, वो हम डिस्कशन नहीं करते। तो चलिए मैं बता देता हूँ लो बर्थ वेट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं लो बर्थ वेट। LBW यानी कि लो बर्थ वेट के बारे में डिस्कस करते हैं। लो बर्थ वेट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेबीज हु आर बोर्न वेट, ऐसे बच्चे जिसका वेट कितना रहता है? लेस देन 5 पाउंड्स। याद रखना कितना रहेगा? 5 पाउंड्स यानी कि 8 आउंसेस रहेगा। कितना रहेगा? 8 आउंसेस रहेगा यानी कि 2500 ग्राम। कितना? 2500 ग्राम यानी कि 2.5 केजी से कम रहेगा। 250 ग्राम से कम या फिर 2.5 केजी से कम रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं? लो बर्थ वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लो बर्थ वेट बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर बेबी का वेट लेस देन 3 पाउंड से, कितना? लेस देन 3 पाउंड से या फिर 5 ऑन्सेस यानी कि कितना? 1500 ग्राम यानी कि कितना? 1.5 केजी से कम है तो उसे क्या बोलते हैं? वेरी लो बर्थ वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी लो बर्थ वेट बेबी। तो ये दोनों मैंने पढ़ा लिए। लो बर्थ वेट बेबी का मीनिंग क्या? अगर लेस देन कितना वेट होगा? 5 पाउंड से कम होगा। तो अगर 3 पाउंड से कम है और 5 ऑन्सेस से कम है तो उसे क्या बोलते हैं? वेरी लो बर्थ। तो सही आंसर कौन सा आएगा? 3 पाउंड इज द करेक्ट आंसर। अगर ओनली लो बर्थ वेट पूछा गया, अगर ये सब पूछा गया लो बर्थ वेट बेबी, तो विच इज द करेक्ट आंसर? तो उसका आंसर क्या रहेगा? 5 पाउंड रहेगा। इसमें ऑप्शन है ही नहीं। अगर इसमें 5 पाउंड है ऐसा लिख दो
तो इसका करेक्ट आंसर 5 पाउंड्स। तो पता चला। अब याद रखना, लो बर्थ वेट बेबी यानी कि पाउंड्स में पूछा जाए तो लो बर्थ वेट बेबी का मीनिंग क्या, 5 पाउंड्स, और वेरी लो बर्थ वेट बेबी का मीनिंग क्या रहेगा, 3 पाउंड्स। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने, बहुत इजी है, बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है। फाइंड आउट इट, इसको फाइंड कीजिए, क्या है, वर्निक्स कैसोसा, मंगोलियन स्पॉट, मिलिया या फिर मिनिंजोसिल। तो सही आंसर कौन सा आएगा, वर्निक्स कैसोसा। व्हाइटेस्ट जो चीजी सब्सटेंस दिख रहा है ना, ये देखिए, ये क्या है, व्हाइटेस्ट चीजी सब्सटेंस, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्निक्स कैसोसा। चलिए नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट प्लेस के बारे में डिस्कशन की है। एप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द केयर ऑफ द बेबी बर्थ वेट, यानी कि लो बर्थ वेट के बेबी के बारे में बात की है कि 1500 से 1800 ग्राम वेट है, तो उसे कहाँ पर रहेगी, होम पे, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर एनी ऑफ द अबव, तो विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख ही लेते हैं, सीख ही लेते हैं। लेवल ऑफ द नियोनेटर केयर में पहले तो लेवल 1 आएगा। पहला कौन सा आएगा, लेवल 1। लेवल 1 यानी कि कौन सा आएगा, प्राइमरी केयर। कौन सा आएगा, प्राइमरी केयर आएगा। प्राइमरी केयर में क्या आएगा, तो प्राइमरी केयर में 80 और 90% के नियोनेट की रिक्वायर रहती है। बेबीज विद G6PD डेफिशिएंसी, जस्ट लाइक एग्जांपल ले लेता हूँ, G6PD डेफिशिएंसी की हो तो उसे लेवल 1 में हम केयर देंगे, यानी कि प्राइमरी केयर देंगे, ट्रीटमेंट नहीं देंगे। जो भी नॉर्मली ट्रीटमेंट हम देते हैं, वार्ड में इंजेक्शन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वही थे। डायबिटीज मलाइटस, पायरेक्सिया, PROM यानी कि प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, माइल्ड मेकोनियम स्टेनिंग, तो ये सारी चीजें किस में आती है, प्राइमरी केयर में आती है। किस में आती है, प्राइमरी, जिसमें हम ट्रीटमेंट दे ही देते हैं इजिली। अब लेवल 2 की बात कर लेते हैं, किसके बारे में, लेवल 2 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो लेवल 2 कौन सा आएगा, सेकेंडरी लेवल। कौन सा आएगा बच्चों, सेकेंडरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल के बारे में क्या होगा, स्पेशल केयर देंगे। कैसे केयर देंगे हम, स्पेशल केयर देंगे। चलिए अब स्पेशल केयर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। स्पेशल केयर में कौन कौन से डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले तो याद रखना, ऑल लो बर्थ वेट बेबी, तो हमारा एमसीक्यू का आंसर पहले ही मैंने दिखा दिया, एक मिनट, ओके। ऑल लो बर्थ वेट बेबी कौन से आएंगे, जितने भी लो बर्थ वेट बेबी है वो सारे सेकेंडरी लेवल में आएंगे। अपगार स्कोर अगर कम हो, अपगार स्कोर 4 से लेके 6 तक हो तो हम उसे करेंगे। रिसक्सिटेशन की जरूरत हो जिस बच्चे को, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन इज द कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है कोई, या फिर माइनर सर्जरी है। तो ये सारी बातें हम किस में डिस्कस करेंगे, लेवल 2 में याद करेंगे। लास्ट वन इज द लेवल 3। जो भी लेवल 3 है उसमें क्या करेंगे, इंक्यूबेटर। क्या रहेगा, इंक्यूबेटर। अगर कोई बच्चा इंक्यूबेटर में है तो, हार्ट रेट मॉनिटर में है तो, यानी कि जो सीरियस कंडीशन में है वो किस में आएगा, टर्सरी में, हार्ट रेट मॉनिटर की कंडीशन में है तो। और लास्ट वन इज द इन्फ्यूजन पंप, अगर किसी का चल रहा है। तो ये सारे किस में डिस्कशन करने को आएंगे, तो इस किस में आएंगे, टर्सरी लेवल में आएंगे। तो पता चला आपका सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों, तो विच इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कौन सा आएगा, एप्रोप्रिएट केयर, तो किस में आएगी, सेकेंडरी लेवल में, क्योंकि लो बर्थ वेट पे भी है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, सेकेंडरी। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इन द न्यूबॉर्न बेबी गर्ल्स इज नॉर्मल। न्यूबॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से फाइंडिंग इट इज द नॉर्मल। तो सिंपल सी लॉजिक में बता देता हूँ कि न्यूबॉर्न अगर नॉर्मल है तो उसका पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, वो सब क्या होना चाहिए, नॉर्मल ही रहना चाहिए, और कोई तो जरूरत नहीं होती। पासिस ऑफ द मिकोनियम विद 24 आवर्स, यस ये बात सही है। बच्चा जब भी पैदा होगा 24 आवर में मिकोनियम पास आउट करना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट 70, नहीं इतने तो नहीं होते। येलो स्किन टोन 12 आवर्स ऑफ द एज, ये भी नहीं होता। ब्लीडिंग फ्रॉम द अम्बिलिकल्स, ये भी नहीं होता।
तो हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा? पासेज ऑफ द मेकोनियम विद इन द 24 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगारू मदर केयर इज द वे टू प्रोटेक्टिंग बेबी फ्रॉम, किसके बचा जाता है? हाइपोथर्मिया। अब केएमसी के बारे में चलो पढ़ना ही शुरू किया तो पढ़ ही लेते हैं ना केएमसी। तो केएमसी का फुल फॉर्म आपको पता है, कांगारू मदर केयर। यूज किस में करते हैं? तो पहला क्वेश्चन मैं ये पढ़ा लेता हूँ। कांगारू मदर केयर रहती है वो यूज किस में करेंगे? तो कि प्रीटर्म इन्फेंट में। किस में करेंगे? प्रीटर्म इन्फेंट में यूज करेंगे, या फिर लो बर्थ वेट बेबी में। किस में करेंगे? लो बर्थ वेट बेबी में करेंगे। प्रीटर्म इन्फेंट या फिर किस में करेंगे? लो बर्थ वेट बेबी में करेंगे। पोजीशन के बारे में बाद में डिस्कस कर लेते थे, कंपोनेंट्स के बारे में या फिर एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते। जो केएमसी के कंपोनेंट्स कितने रहे थे? तो पहला जो कंपोनेंट्स रहेगा वो पोजीशन यानी कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहेगा। कौन सा रहेगा? पोजीशन यानी कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहेगा। अब स्किन टू स्किन कांटेक्ट से क्या फायदा रहेगा? तो इजीली हीट ट्रांसफर रहेगी। क्या रहेगा? इजीली हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट से। किससे? हीट ट्रांसफर होगा ना स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, इसलिए। और रिस्क फैक्टर को जो भी हाइपोथर्मिया उसे क्या कर देंगे? हम उसे कम कर देंगे, हाइपोथर्मिया कम हो जाएगा। नेक्स्ट, केएमसी कौन दे सकता है? वो बात भी आपको पता होनी चाहिए। केएमसी मदर फादर भी दे सकते हैं, ये बात भी याद रखना। मदर दे सकती है, फादर दे सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स भी दे सकते हैं, दादा दादी जो होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स भी दे सकते हैं, और अदर एलिजिबल फैमिली मेंबर, जो भी एलिजिबल है फैमिली मेंबर वो दे सकते हैं। नेक्स्ट, पहला क्या था? स्किन टू स्किन कांटेक्ट। अब क्या आएगा? सेकंड वन इज द न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में क्या आएगा? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या रहेगा? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रहेगा। एक्सक्लूसिव यानी कि शुरुआत के जो 6 महीने तक हम देते हैं ना ब्रेस्ट मिल्क, उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसकी वजह से क्या होता है? वेट गेन होता है बच्चे का। क्या होता है? वेट क्या होगा? गेन हो जाएगा। और प्रिवेंट द इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से क्या बचा जा सकता है। थर्ड वन इज द अर्ली डिस्चार्ज। क्या रहेगा? अर्ली डिस्चार्ज एंड द फॉलो अप। अर्ली डिस्चार्ज करेंगे और क्या करेंगे? उसका फॉलो अप लेंगे। अगर बेबीज की एक जनरल हेल्थ वो कैसी रहेगी? गुड रहेगी, यानी कि जनरल हेल्थ गुड है तो हम इजीली उसको अर्ली डिस्चार्ज कर लेंगे। यानी कि 3 कंपोनेंट्स रहेंगे। कौन कौन से? स्किन टू स्किन कांटेक्ट, सेकंड वन इज द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एंड द लास्ट वन इज द अर्ली डिस्चार्ज एंड द फॉलो अप। मेनली हम ट्रीटमेंट किससे करते हैं? हाइपोथर्मिया, मैंने पढ़ाई ले दिया। अब पोजीशन कौन सी रहेगी? तो याद रखना बच्चों, फ्रॉक पोजीशन रहेगी। कौन सी रहेगी? फ्रॉक पोजीशन। मैं दिखा देता हूँ एक बार इमेज में। उसमें अपराइट पोजीशन लेंगे। कैसे पोजीशन? अपराइट पोजीशन लेंगे। नेक्स्ट, टर्न हेड टू वन साइड। बेबी का जो हेड रहता है वो टर्न कहां पर रहेंगे? वन साइड टर्न रखेंगे। नेक्स्ट, जो मदर के क्लोथ रहेंगे वो कैसे रहेंगे? जो मदर के क्लोथ रहेंगे शुड बी प्रोवाइड विद फ्रंट ओपन गाउन रहेगा। क्या रहेगा? फ्रंट ओपन गाउन रहेगा। और बेबी के जो क्लोथ है वो कैसे रहेंगे? बेबी के जो क्लोथ रहेंगे वो कैसा रहेगा? कैप, सॉक एंड नेपी रहेगा। क्या रहेगा? कैप, सॉक और क्या रहेगा? नेपी रहेगा विद द फ्रंट अपन स्लीवलेस शर्ट।
फ्रंट ओपन क्या रहेगा, स्लीवलेस शर्ट, कैप रहेगा, सॉक रहेगा और क्या रहेगा, नैपी रहेगा, कैप सॉक्स एंड द नैपी। तो एक बार मैं पढ़ा लेता हूँ केएमसी की जो इमेज है, ये लिख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही होगी। ये देखो, ये बेबी को रखा है, कौन सी पोजीशन, जैसे फ्रॉग रहता है ना, इसी पोजीशन में रहेगा। हेड देखिए टर्न वन साइड, तो इजीली क्या रहेगा, एयरवे इजीली हो जाए ना, इसकी वजह से देख लीजिए। फ्रॉग लेग पोजीशन देखिए, लेग की पोजीशन फ्रॉग है। सपोर्ट द बेबी बॉटम, बॉटम को ब्लाइंड करके साइड सपोर्ट करेंगे या फिर ऐसे हाथ रख सकते हैं। और बेबी को कहां पर रखेंगे, बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट, यानी कि बेबी को कहां पर रखेंगे, मदर्स के ब्रेस्ट के बीच में रखेंगे। तो पता चला बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉलोइंग इज द नॉट कंपोनेंट ऑफ द केएमसी। मैंने 3 पढ़ा लिए, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट था, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग था, अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप था। वेट गेन के बारे में मैंने डिस्कशन किया ही नहीं था, तो सही आंसर कौन सा आएगा, वेट केयर। कांगारू मदर केयर इज द स्पेशल वे ऑफ द केयरिंग फॉर, मैंने अभी बताया था किसके बारे में, लो बर्थ वेट बेबी या फिर प्रीटर्म बेबी में। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, लो बर्थ वेट बेबी, एक्सट्रीमली लो नहीं, टर्म नहीं, ऑल नहीं, यानी कि लो बर्थ वेट बेबी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द केएमसी, जब केएमसी बच्चे को दे रहे हैं तब बेबी शुड भी कैसा होना चाहिए, नेक्ड, वियरिंग क्लोथ्स, वियरिंग अन्य डायपर, वियरिंग द कैप, डायपर एंड द सॉक। तो सही आंसर क्या आएगा, वियरिंग क्या करना चाहिए, कैप, डायपर एंड सॉक्स पहनना चाहिए। बेबी रिसीविंग द केएमसी शुड बी मॉनिटर, जो भी बेबी को हम केएमसी दे रहे हैं उसमें हमें क्या मॉनिटर करना पड़ेगा, तो नेक पोजीशन, एयरवे क्लियरेंस, बॉडी कलर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज द ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्चार्ज क्राइटेरिया। ये सारे बात के हम डिस्चार्ज क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। फॉर ए लो बर्थ वेट बेबी एक्सेप्ट बेबी फीडिंग द वेल, बेबीज वेट गेन इज द मोर, baby's temperature is the more, mother want to continue KMC at the home। तो which is the correct answer। तो उसका सही आंसर बताइए, फिर से मैं पढ़ा लेता हूँ एक बार। ओके, the all of the following are the discharge criteria, baby feeding well, baby's weight gain, baby's temperature। तो which is the correct answer। तो जो भी बेबी का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 36 के ज्यादा होना चाहिए। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उससे डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यानी याद रखना, the best way of the feeding a newborn waiting is the less than 1200 ग्राम, 1200 ग्राम से भी कम, यानी कि वेरी लो बर्थ वेट बेबी। तो वे ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग तो हम देंगे ही नहीं, कटोरी स्पून भी नहीं आएगा, कटोरी स्पून लो बर्थ वेट बेबी, ये तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी है। तो उसका सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों, गवाच फीडिंग आएगा। कौन सा आएगा, गवाच फीडिंग। चलिए नेक्स्ट, when will be a normal baby should take the bath। बच्चे को नॉर्मली बाथ कब कराएंगे, आफ्टर द 1 आवर ऑफ डिलीवरी, आफ्टर द 24th डे या 5th डे। तो सही आंसर कौन सा रहेगा बच्चों, आफ्टर द 24 आवर्स के बाद ही क्या करना पड़ेगा, बच्चे को नहलाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैंने नॉर्मली एमसीक्यू पढ़ा लिए, जो नॉर्मली एमसीक्यू जो शुरुआत के इंट्रोडक्शन आते हैं, ओबीजे में मैंने फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी के बारे में डिस्कशन किया, वजाइना के बारे में डिस्कस किया, कैसे पीएच रहती है, एसिडिक क्यों रहती है, कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, पीडियाट्रिक में फादर ऑफ पीडियाट्रिक, कुछ एक्ट नॉर्मल जो पीडियाट्रिक के एक्ट, ज्वेल एंड जस्टिस एक्ट है, चाइल्ड का जो एक्ट आता है वो सब मैंने डिस्कशन किए। केएमसी के बारे में मैंने थोड़ा डिस्कशन किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल ऑफ द केयर उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। तो आई होप थोड़ा थियरी पोर्शन भी आपको कवर हुआ होगा। तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ऐसा ही दूसरा एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बोलिएगा, तो मैं दूसरा एमसीक्यू सीरीज उसके आगे से मैं स्टार्ट करूंगा। तो पूरा मैं ओबीजी और पीडियाट्रिक आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।